माय डियर स्टूडेंट्स, सत्र 2020-21 में ऑनलाइन पाठ्यक्रम की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी जो राजनीति विज्ञान जिनका विषय है वो सब लोग 2020-21 में ऑनलाइन पढ़ाई की जो कक्षा है उसमें आपका स्वागत है। और ये पॉलिटिकल साइंस में जो सिलेबस आपके सामने है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का, वो मैं आपको आज संक्षेप में डिस्कस करता हूँ। वैसे तो जिन लोगों ने राजनीति विज्ञान पहले पढ़ी होगी 11th-12th में, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स उन लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन आज जब हम यहाँ बीए में फर्स्ट ईयर में उन्हीं टॉपिक्स को देखते हैं तो वो आपसे थोड़ा डिटेल जानकारी आपसे वो मांगते हैं। तो राजनीति विज्ञान में आपके पास दो पेपर हैं। पहला पेपर है फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, यानी राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसमें कुल 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट में आपको पढ़ना है आपके मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति। ये आपका यूनिट 1 में है। तो यहाँ से कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अभी तक पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा हो। वो साइंस से भी आ सकते हैं, किसी और स्ट्रीम से भी आ सकते हैं, और आर्ट्स में वो एडमिशन लेते हैं। तो अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो इसलिए शुरुआत यहीं से होती है, ताकि उनको पता चले कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और क्षेत्र क्या है। सेकेंड टॉपिक जो आप पढ़ते हैं वो ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स है। इसका अर्थ ये हुआ कि राजनीति विज्ञान के पढ़ने के 2 दृष्टिकोण देखे गए हैं। एक परंपरागत दृष्टिकोण है और एक समकालीन दृष्टिकोण है। तीसरा जो प्रमुख टॉपिक आपके सामने आता है वो है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का। तो व्यवहारवादी एक आंदोलन है और वो पढ़ने के तौर तरीकों में उसने एक बदलाव लाया था, और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में किस तरीके से गणितीय पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाए, सांख्यिकी की पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाए, वो उनके इस्तेमाल के बारे में बात की गई थी। उसे व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। फिर उसके पश्चात एक और प्रकार का पढ़ाई का अध्ययन करने के अप्रोच में परिवर्तन देखा गया था, जिसे उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। फिर यूनिट 1 में लास्ट टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान में यदि अंतर अनुशासनात्मक उपागम का उपयोग किया जाता है तो वो किस प्रकार किया जाता है और उसका पर्पस क्या है, किस तरीके से हम अंतर अनुशासनात्मक उपागम को समझ सकते हैं। यूनिट 2 में राजनीति विज्ञान की कुछ अवधारणाओं के नाम लिखे हुए हैं जो आपको इस जगह जानने जरूरी हैं, जैसे स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वलिटी, पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, सॉवरेनिटी एंड प्लूरलिज्म, यानी स्वतंत्रता, समानता, शक्ति, सत्ता, वैधता, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, संप्रभुता एवं बहुलवाद। ये अलग अलग अवधारणाएं हैं, इनका एक अलग अलग मीनिंग है और अलग अलग समय में इनके विकास में, इनके मीनिंग में क्या परिवर्तन हुआ है, और इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से हमें राजनीतिक दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा जो यूनिट है वो आपको बताता है कि जो सरकार होती है उस सरकार के अंतर्गत किस प्रकार के सिस्टम आपको दिखाई देते हैं। तो जैसे आप पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, यानी लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। तो ये एक ही लाइन के 2 सिरे हैं, एक तरफ लोकतंत्र है और एक तरफ तानाशाही है। तो लोकतंत्र कैसे पहचाना जाएगा, तानाशाही कैसे पहचानी जाएगी, उनके क्या गुण होते हैं। फिर आप पढ़ेंगे लोकतांत्रिक जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बड़ी अवधारणा है। उसके अंतर्गत सरकार के प्रकार 2 प्रकार के देखे गए हैं, जो कि संसदीय है और अध्यक्षीय है। तो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों ही लोकतंत्र के अंदर चलते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग होता है और वो सिस्टम उन सिस्टम की खामियां, उनके गुण अवगुण, इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर आप पढ़ते हैं संघवाद। ये एक अलग प्रकार का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। संघवाद किसे कहते हैं, क्या होता है। और फिर पढ़ते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो है वो कई देशों में लोकतंत्र का परिणाम है और आधुनिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्हीकल बन गया है। तो राजनीतिक दल किसे कहते हैं, कैसे पहचाना जाएगा। यूनिट 4 आप जो अध्ययन करेंगे उसमें आप ये देखेंगे
कि सरकार के अंग क्या होते हैं, और सबसे उससे भी पहले आप ये पढ़ेंगे कि सिविल सोसाइटी एंड ह्यूमन राइट्स, ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं कि सिविल सोसाइटी किसे कहा जाएगा, सभ्य समाज किसे कहते हैं, और मानव अधिकार क्या होते हैं। और सभ्य समाज और मानव अधिकार की जो अवधारणा होती है, उनको हम जब समझते हैं तब हमको समझ में आता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, क्या वो सभ्य समाज है, क्या ऐसा समाज जहाँ पे मानव अधिकारों का सम्मान नहीं होता है, क्या हम उसे सभ्य समाज कह सकते हैं। इस तरह के प्रश्न यहाँ पर उठते हैं। फिर है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शंस, यानी सरकार के अंग और उनके कार्य। तो आप सभी जानते हैं सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो उनके बारे में आप पढ़ते हैं और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि आधुनिक वर्तमान समय में इन अंगों के कार्य करने में किस प्रकार का परिवर्तन देखा जा रहा है। फिर आप पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी शक्ति विभाजन का सिद्धांत माउंटेस्क्यू ने दिया था, और जो लोग पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस पहले वो शायद इसे जानते भी हों। और चेक्स एंड बैलेंसेस यानी अवरोध एवं संतुलन। फिर है 5वां यूनिट आपको ये समझाता है कि राज्य की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत है, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो राज्य की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं, उनमें से आप सिर्फ 2 सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, और वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी, यानी सामाजिक संविदा और विकासवादी सिद्धांत। तो इन 2 सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और यूनिट 5 में जो लास्ट टॉपिक रखा गया है वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। 2 प्रकार की आइडियोलॉजीज पढ़नी है आपको, एक होती है लिबरलिज्म उदारवाद, एक होता है मार्क्सिज्म मार्क्सवाद। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको यूनिट 5 में 2 प्रकार की प्रमुख विचारधाराएं बताई जाती हैं कि उदारवादी विचारधारा है, उसके अनुसार राजनीति का अलग अर्थ होता है, राजनीति का मॉडल अलग होता है। एक होती है मार्क्सवादी विचारधारा, उसके अनुसार समाज और राज्य की अवधारणा को हम अलग ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका कुल मिलाकर पहला यूनिट है। सॉरी, पहला यूनिट नहीं, पहला पेपर है जिसके अंदर ये 5 यूनिट के बारे में मैंने बात की। इसके अंदर आप कुछ अच्छी किताबें हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये ए अप्पा दुराई की किताब बहुत अच्छी है, सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स, ये आप पढ़ सकते हैं। ए आशीर्वादम की किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, ये भी बहुत अच्छी किताब है जो रिकमेंडेड है। जेसी जौहरी की भी किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छी किताबों में SW गार्नर भी हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, और फिर आप SP वर्मा राजनीति शास्त्र के सिद्धांत, ये कुछ अच्छी किताबें हैं। तो इस प्रकार से पहला पेपर है। अब दूसरा पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है पेपर 2 जो आपकी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पे, भारतीय राजनीतिक विचारक पर है। इसमें भी 5 यूनिट हैं, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं जो आप जिनसे थोड़ा बहुत परिचित हैं। शुरू में भी यूनिट 1 में आप पढ़ते हैं मनु कौटिल्य शुक्र। मनु कौटिल्य शुक्र ये एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं आप। फिर है यूनिट 2 में 3 नाम है, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। यूनिट 3 है जिसमें 3 नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद अहमद खान। यूनिट 4 में है MK गांधी, JL नेहरू, BR अम्बेडकर। यूनिट 5 में MN रॉय, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। ये जो आप नाम देख रहे हैं, ये प्रमुख नाम जो आपके सामने आ रहे हैं जिनको भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 5 अलग प्रकार के राजनीति विज्ञान के, भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियां हैं, और उन प्रवृत्तियों के अनुसार इनके थिंकर्स को शामिल करके यहाँ पर रखा गया है। तो जैसे और एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम आप देखेंगे कि जो समझ में आएगी आपको कि मनु कौटिल्य शुक्र जो थे वो एंशिएंट इंडिया के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद सीधा सेकेंड यूनिट में आप पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय। तो इससे आपको ये पता चलता है कि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा डार्क एज है, गैप है, कि हमारे पास कोई थिंकर नहीं है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में बताने को। मनु कौटिल्य शुक्र के बाद सीधे हम राजा राम मोहन राय पर ही कूद रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्या है कि हमारे पास 2,500 साल का समय गुजर गया, लेकिन हमारे पास कोई थिंकर क्यों नहीं है। तो आप अगर सोचेंगे तो मनु कौटिल्य शुक्र का जो टाइम बताया जाता है, टाइम पीरियड बताया जाता है, उसके बाद और राजा राम मोहन राय के बीच में बहुत लंबा गैप है। खैर, आपको ये 5 थिंकर पढ़ने हैं, सब 5 यूनिट के तीनों थिंकर, तीनों अलग अलग हैं। और
जैसे 5वें यूनिट में आप पढ़ रहे हैं एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये समाजवादी विचारक हैं, समाजवादी जिसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे। तो क्या होती है विचारधारा? गांधी, नेहरू, बी आर अम्बेडकर, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं और सेंट्रिस्ट विचारधारा के लोग हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सैयद अहमद खां, इनको कम्युनलिस्ट ट्रेंड में देखा जाता है। ये लोग धर्म की राजनीति और सांप्रदायिकता की राजनीति पर कैसे इन लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और राम मनोहर रॉय तो जो हैं वो आधुनिक भारतीय विचारकों के फादर कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से संशोधन की शुरुआत होती है समाज पर। इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने कमेंट किए थे, एक परंपरागत समाज जो हजारों साल से ठहरा हुआ समाज था, उसमें परिवर्तन की बात कही थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट विचारक है कि जिन्होंने अलग सोचना शुरू कर दिया था। और स्वामी विवेकानंद हों या दयानंद सरस्वती हों, ये सब लोगों ने हिंदू पुनरुद्धार की बात कही है, हिंदू धर्म के पुनर्जागरण की बात कही है। और आप दयानंद सरस्वती का वो वाक्य सुनते होंगे, वेदों की ओर लौटो। तो ये हमारी प्राचीन संस्कृति को जगाने की बात कही जाती है यहाँ पर। तो ये एक अलग प्रकार की प्रवृत्ति नज़र आती है। आपको ये 5 यूनिट हैं, ये 5 प्रकार की राजनीतिक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, उनसे इनको सेलेक्ट किया गया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स को जो जानने का प्रयास करते हैं हम, तो हमको जानना पड़ता है कि किस तरह की किताबें जो हैं वो काम आएंगी। तो आपको बहुत अच्छी किताब है जेपी सूद की मेन करेंट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पर इस बुक के अंदर सभी थिंकर्स जो हैं वो कवर होते हैं। इसी तरीके से वीपी वर्मा की किताब है, ये भी ये बुक है, इसमें भी सभी थिंकर्स कवर होते हैं, ऑलमोस्ट सभी थिंकर आते हैं। इनकी किताबें मैंने आपको इसलिए रिकमेंड की हैं, जेपी सूद और वीपी वर्मा की। ये 2 किताबें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों ही किताबों में जो भी थिंकर आपके नाम ऊपर दिए गए हैं, उनकी मूल लेख को वहाँ पर शामिल किया गया है, उनके विचारों को वहाँ पर बताया गया है। तो ज़्यादातर समय में क्या होता है कि हमारे विद्यार्थी जो होते हैं वो इधर उधर से ज्ञान एकत्रित करते हैं, जो कि सही नहीं होता है। लोग अपने अपने ढंग से इन लोगों के विचारों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब हम मूल लेख को ही डायरेक्ट आप पढ़ते हैं और आप समझ में आता है, जब आप खुद ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से नेहरू जी ने क्या लिखा था या गांधी जी ने स्वयं क्या लिखा था, और उस पर किसी और ने लिखा हो, वो ना पढ़ें, सीधे गांधी जी को पढ़ें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आप सीधे नेहरू जी को पढ़ें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसी तरीके से आप सीधे स्वामी विवेकानंद को पढ़ें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे कलेक्शन है एक तरीके से मूल लेखों का, और वो आपको बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं एक विद्यार्थी को कि किस तरीके से उसे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, भारतीय राजनीतिक विचारकों को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा और भी अच्छी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे अवस्थी की है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक चिंतन, ये पढ़ सकते हैं। परमात्मा शरण की है प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन एवं संस्थाएं, ये आपकी कुछ अच्छी किताबें जो आप पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको दोनों पेपर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करने का मेरा विचार था, सो मैंने कर दिया है। और अगले वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पेपर के जो यूनिट्स हैं उनको कवर करवाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।